differentiation and integration of determinant. लिखो, the derivative of any constant function. constant function का derivative क्या होता है? The derivative of, लिखिए, the derivative of constant function is always equal to 0. The derivative of constant function is always equal to 0, which implies that the given function does not depends on variable. मैंने बोला कि यदि कोई y इक्वल टू c गिवन है एंड c इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जो dy बाई dx होता है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. यानी चेंज इन द y व्हेन इनपुट चेंजेस, आउटपुट में कितना चेंज होगा जब इनपुट चेंज करेगा. तो c इज ए कांस्टेंट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी x और एनी वेरिएबल. सो जब हम इस कांस्टेंट फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx कितना आना चाहिए? 0. बातें मत करो, ठीक है ना. अब सुनिए, यदि मैंने कोई एक डिटरमिनेंट ले लिया यहाँ पे इस तरह से R1, R2 एंड R3, डिटरमिनेंट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर इसको ऐसे लिख लें आप C1, C2 एंड C3, इस तरह से कॉलम वाइज, ठीक है. कितनी रोज आएंगी 3x3 में? 3 रोज. और कितने कॉलम्स आएंगे? जो ऑपरेशन हम रो वाइज कर रहे हैं वही हम कॉलम वाइज करेंगे. देन डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं d डेल्टा अपॉन dx. जैसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज dy बाई dx. एग्जैक्टली d डेल्टा अपॉन dx इज द डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटरमिनेंट विथ रेस्पेक्ट टू x. हम क्या करते हैं, एट ए टाइम किसी एक रो का ही या किसी एक कॉलम का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, कीपिंग अदर 2 रोज और अदर 2 कॉलम्स एज इट इज. तो हम कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे, R1 डैश, ये जो होता है ना dy बाई dx, इसको y डैश भी लिखते हैं, ठीक है ना. इसको ऐसे y1 भी लिखते हैं. तो R1 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव R2 और R3 एज इट इज, प्लस R1 और R3 एज इट इज R2 का डेरिवेटिव, प्लस R1 R2 as it is and derivative of the third row. The same procedure can be applied along the column also. C1 का डेरिवेटिव C2 C3 as it is, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो रो के अलोंग करें या कॉलम के अलोंग करें. तो इसको ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ C1 C2 एंड C3 as it is, प्लस C1 as it is C3 as it is डेरिवेटिव ऑफ C2, प्लस फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वन. ऐसे, ठीक है ना भाई. जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. देखें, यहाँ पे कोई ये मैट्रिक्स दे रखा है, या डिटरमिनेंट ही ले लो, ठीक है. डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं. यहाँ पे लिखा मैंने sin x, दिस इज द ln x हैविंग द बेस e, x स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा tan x. देखो, इन पे ज्यादा नहीं जाना है, इसमें डेरिवेटिव बहुत गंदे भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें डिफरेंशिएशन पे काम नहीं करना है, हमें कंसेप्ट सीखना है. इसका जब मुझे डिफरेंशिएशन लेना है, इसको मैंने डेल्टा मान लिया, तो जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, तो या तो आप रो के अलोंग कर लें या आप कॉलम के अलोंग कर लें. पहले हम R1 का डेरिवेटिव निकालें. R1 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? sin x का cos x, ln x का कितना? x स्क्वायर एंड tan x, यानी R2 रिमेन सेम. बोलो, बात समझ में आ गई? यानी एट ए टाइम किसी एक रो का या एक कॉलम का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, कीपिंग द अदर 2 रोज एंड कॉलम एज इट इज. यानी 3x3 ऑर्डर का है, तो फिर मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद 3 स्क्वायर मैट्रिसेस मिलेंगे हैविंग द सेम ऑर्डर, ठीक है. अब क्या करेंगे? R1 एज इट इज sin x ln x, और R2 का x स्क्वायर का 2x, ln x का कितना होता है? बहुत बढ़िया, sec स्क्वायर x, ठीक है. अब कायदा क्या होता है कि जैसे हम क्या होता है कि यदि किसी एक रो से ज्यादा या एक कॉलम से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं x के, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं. देखो,
देखिए मेरी बात सुनिए, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है कंपैरेटिवल टू ये 3/3 ऑर्डर के इतने सारे डिटरमिनेंट सॉल्व करना। तो अगर आपको 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट है और एक से ज्यादा रो या कॉलम के अंदर आपके एक्स के वेरिएबल है, तो इट्स बेटर कि आप 3 डिटरमिनेंट बनाओ फिर उनको सॉल्व करो। तो बेटर क्या है कि आप उसको डिटरमिनेंट को एक बार सॉल्व कर लें, फिर जो लंबा सा एक्सप्रेशन आता है उसमें डिफरेंशिएशन लगा लें, है ना। जैसे इसी चीज को मैं कैसे कर सकती हूँ और इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। अभी देखो ये आ गया आपको समझ में, इसको सॉल्व कर लें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक तरीका क्या है, दिस इंटू दिस कर लो, साइन एक्स इंटू टेन एक्स पहले आप सॉल्व कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर एल एक्स। ठीक है, यदि आपको कोई फंक्शन दे रखा है u इंटू वी, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। और अगर एक और हो जाए तो दो एज इट इज एक का डेरिवेटिव निकालते जाओ। तो ये मेरे पास डेल्टा आ गया, अब इसको डेरिवेटिव निकाल देते हैं डेल्टा डैश, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, टेन एक्स एज इट इज। सॉल्व वॉल्व आप कर लेना, फिर साइन एक्स एज इट इज और टेन एक्स का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का करेंगे तो 2x और एल एन एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर एज इट इज और एल एन एक्स का 1/x, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। आप ध्यान से देखो वही चीज है, कॉस एक्स इंटू टेन एक्स ये रहा, माइनस दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x ये रहा माइनस के साथ, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ये रहा और माइनस के साथ 2x एल एन एक्स। सो रो वाइज आप डिफरेंशिएट करें, कीपिंग अदर रोज एंड कॉलम्स रिमेन एज इट इज। और आप कॉलम वाइज भी एग्जैक्टली यही काम कर सकते हैं, जो चीज हम रो के अलोंग करते हैं, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़े, वही चीज आप कॉलम के अलोंग करें। या फिर यदि देखिए ये तो 2/2 ऑर्डर का था, 2 डिटरमिनेंट बना दो या 4-5 बना दो, इजी होते हैं सॉल्व करने में। लेकिन 3/3 ऑर्डर का है तो 3 डिटरमिनेंट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मे बी इसमें जीरोस बन ही नहीं रहे हो तो मुझे डायरेक्टली ओपन करना पड़ेगा। तो फिर इस केस में कैलकुलेशन को परफेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें और फिर उसमें लगा दें, है ना। डिफरेंशिएशन भी हम इंटीग्रेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का अभी इसमें ज्यादा नहीं होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सुनिए। इस तरह के क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब आपको कोई डिटरमिनेंट गिवन है किसी भी थीटा पे, फाई पे, अल्फा बीटा पे बेस्ड, उसमें वेरिएबल है, तो वो पूछेगा द गिवन डिटरमिनेंट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन में दे रखा है डिपेंड्स ऑन अल्फा, डिपेंड्स ऑन बीटा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अल्फा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा। सो अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सपोज विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड डी डेल्टा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स द गिवन डिटरमिनेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अल्फा। And if this derivative does not equals to 0, then definitely उस पर डिपेंड करेगा वो, तो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। और दूसरे तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यहाँ देखो 2/2 ऑर्डर का ले लेते हैं, यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा मैंने bx, फिर लिखा मैंने cx स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट करके, ठीक है ना। यहाँ लिखा मैंने x प्लस 2, भाई 2/2 का ले लेते हैं हम, ज्यादा कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं हो। 2x माइनस 3, यहाँ लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 3, फिर मैंने लिखा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4, ये 2/2। अब मुझे निकालना है a निकाल दो, b निकाल दो, c निकाल दो, d निकाल दो एंड सो ऑन निकाल दो। उसने पूछा है कि ये वैल्यू निकाल दो, तो अगर ओनली a ही पूछे तो पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड। देखो सिर्फ अरे ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन द x, राइट हैंड साइड इज द 2/2 डिटरमिनेंट। ओनली अगर आपको a पूछे, a इज अ कांस्टेंट नंबर, मुझे b नहीं चाहिए, c नहीं चाहिए, आगे आता है cx dx क्यूब वगैरह वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ a चाहिए, तो आपको ये bcd नहीं चाहिए, तो इनके साथ x चिपका हुआ है, आप क्या कर दें बोथ साइड, हाँ है ना। तो फिर a निकालने के लिए फॉर ओनली a को कैलकुलेट करने के लिए पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, दोनों साइड डाल लें। उधर लेफ्ट हैंड साइड में a हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सॉल्व कर लें, माइनस 8 और माइनस का 9 कितना हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है b निकाल दो, जरा b निकाल दो। तो क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करें, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो गया, ये 0 हो गया,
कांस्टेंट है, इट विल बी ये, अरे एक दो और लिखते हैं चलो, dx क्यूब ऐसे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2cx, x बचेगा ना इसमें, फिर कितना आएगा d इंटू 3x², x बचेगा ना, अब x बचेगा, ये तो चला गया, यहाँ पे ओनली b बचा, c और d और e नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड पुट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट करें आप तो b बचेगा, फिर कितना आएगा 2cx, फिर आएगा d 3x² एंड सो ऑन, यहां पे भी डिफरेंशिएट करें, करो चलो, r1 का करते हैं हम 1, 2x प्लस 2, ये एज इट इज, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे वो एज इट इज, और r2 का करेंगे तो 3x² 8x, 3x² 8x, और 0 0 भी डाल देते हैं हम, तो यहाँ पे जब 0 डाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा ओनली 2, ठीक है, नीचे 0 डाला तो कितना बचेगा यहाँ -3, फिर यहाँ कितना बचेगा -4, ठीक है, फिर ऊपर वाला एज इट इज उसमें 0 डाल दो तो 2 और -3, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके 0 डाल दो तो 3x² x बचेगा, 8x x बचेगा 0, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2, तो ये 0 एंड 2, इधर भी जब आपने 0 डाल दिया तो ये सारा खत्म हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये b के। अच्छा अब मुझे ये c चाहिए भाई, व्हाट अबाउट फॉर द c, है एक बार और कर दें, 4 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो। अच्छा फिर d चाहिए मुझे, e चाहिए तो क्या है मैडम, कर दूं, फिर क्या आएंगे 15-16 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे मैडम, कर लेंगे, वैसे भी तो 3 घंटे मिलते हैं, कितना बड़ा होता है, हमें तो ये समझ नहीं आता 3 घंटे पास कैसे करें, है 3 बार कर लें, कुछ कह रहा है अमित, अच्छा देखो कितने सारे बोलने वाले हैं, तुम कुछ कह रहे हो क्या, बोलो, ढंग से तो बोलो, तुम ऐसे कैसे बोलो, ठीक है निकल गई, फिर अब खाली मुझे सी पूछा है, फिर भी मैं ए और बी निकालूं, नंबर मुझे ओनली सी के दे रहा है, फिर भी मैं ए और बी निकालूं, ये तो वो हो गई कि खरीदने गए एप्पल्स और बनाना और उसके ग्रेप्स के भी पेमेंट करके आए, यार ले लो ना, देखो कितने पैसे हैं, क्या करूंगा मैं, बोलो, अब ये और ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा, आप तो इसको शौकिया तौर पे करते ही जा रहे हैं। ए निकालने के लिए डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 0 फॉर द बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, आप एक बार उसको कर दो और x को 0 डाल दो। अब c के निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करो, x को 0, लंबा नहीं हो गया क्या, ये इतने सारे डब्बे बनाने पड़ रहे। तो क्या कहते हैं, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ x², जब आपको ये पूछें कोफिशिएंट ऑफ x², लीनियर और कांस्टेंट और 1 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन x² x³ यानी हायर पावर पूछें तो हम क्या कहते हैं, देन सॉल्व, फिर हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सॉल्व डिटर्मिनेंट, फिर आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। जब आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, जो भी आपको ये डेल्टा दे रखा है x प्लस 2 एक ही डिटर्मिनेंट दे रखा है तो एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, x² प्लस 2x माइनस 4 माइनस करके x³ प्लस 4x² माइनस 3 इंटू x² प्लस 2x माइनस 3। अब जो ये आपके पास c नहीं पूछा गया तो c इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ x² का कोफिशिएंट आपका c हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट आपका d हो जाएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट विल बी e। क्या करना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसा करना है, दिमाग लगाए आप, रटे रटाए कंसेप्ट पे नहीं। जब तक आपको ए और बी पूछा गया है तब तक आप इनका यूज करें, जो ये थी मैंने आपको बताई, उसकी हायर ऑर्डर के लिए आप लोग क्या करें, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें एंड कंपेयर, फिर आप क्या करें, कंपेयर कोफिशिएंट, ये काम करें आप। आई बात समझ में, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एट ए टाइम किसी एक रो या एक कॉलम का ही डेरिवेटिव होगा, बाकी की 2 रोज एंड 2 कॉलम्स रिमेन एज इट इज, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा रोज या कॉलम्स में वेरिएबल होता है x का, उसके फंक्शन होते हैं, तो फिर हम 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से बेटर क्या है कि पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें और फिर बाद में हम उसका डेरिवेटिव निकालें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ MOD यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट डाउन, ये नहीं, पहले आप लिखो, नोट डाल के लिखिए, इफ द गिवन डिटर्मिनेंट कंटेन्स
if the given determinant contains variables more than one row, write down in bracket column also. If the given determinant contains, ये क्या लिखा? If the given determinant contains variables more than one row, then first directly expand कर लो या प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लो, एंड देन डिफरेंशिएट इट. ठीक है ना भाई, समझ आ गया? अब आप नोट कर लें. तो रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन द वेरिएबल आर वेरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, वेर एफ आर जी आर एंड एच आर. एक एक चीज को अच्छे से समझते जाएं आप. आर, क्योंकि रिवीजन करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, देखें स्पेशली 12th के चैप्टर्स का. एफ आर जी आर एंड एच आर आर फंक्शंस ऑफ आर. जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, तो मीन ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सिमिलरली वहां एक्स वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? आपका आर वेरी कर रहा है. ठीक है, बात समझ में आ गई. ए बी सी अल्फा बीटा गामा ये कांस्टेंट है. अब मुझे क्या करना है? इसका सिग्मा लेना है. तो समेशन ऑफ डेल्टा आर वेरिंग फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन. ये इस केस में हम क्या करते हैं, सुनिए. इस वाले समेशन के केस में एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम में ये आर का वेरिएबल नहीं देते. क्यों नहीं देते? सुनो, क्योंकि हम लोग समेशन में प्रोग्रेशन पढ़ते क्या है? समेशन ऑफ द सीरीज में क्या पढ़ते हैं? एपी, जीपी, एचपी, एजीपी या मेथड ऑफ डिफरेंसेस या कुछ मिसलेनियस सीरीज. इसके अलावा कोई भी 6ठी 7वीं हम अपने आप से कोई प्रोग्रेशन फॉर्म करते नहीं. अब यदि डिटर्मिनेंट में एक से ज्यादा रो या कॉलम में आर का फंक्शन है और जब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है ना कोई यूनिक प्रोग्रेशन बने ही नहीं, कोई प्रोग्रेशन बने ही नहीं, या बने तो फिर बहुत लेंथी बन जाए. जैसे सपोज ये है ना 2r-1 लिखा हुआ है और ये वाला मैंने लिख दिया 3 की पावर r, तो वो 2r-1 इज द जनरल टर्म ऑफ एपी. And when we multiply exponential term, so this is the general term of GP, it becomes AGP. ऐसे भी यहाँ पे AP लिखा है, यहाँ पे आपने GP का कोई टर्म डाल दिया, तो ऐसी कितनी सारी AGP मुझे एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करनी पड़ जाएगी. आप समझे बात को? यदि आप डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कोई भी प्रोग्रेशन यूनिक बने ही नहीं. इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही रो में या एक ही कॉलम में R का वेरिएबल होता है. आर के वेरिएबल वाले फंक्शन होते हैं, ज्यादा में नहीं होता, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है. ठीक है. अच्छा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा सब कांस्टेंट है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप ऐसे लिखते हैं सिग्मा के टाइम्स ऑफ, और यहाँ लिखा है आपने टी ऑफ आर, और यहाँ लिखा आपने आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन, यानी के कांस्टेंट है एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ आर. तो के कम्स आउट ऑफ द सिग्मा. बाहर निकाल लो इसको. ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे जब आप समेशन लेते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि इसका समेशन ले लो बाकी दो रो एज इट इज, फिर R2 का समेशन ले लो, R1 R3 एज इट इज, फिर इसका ले लो, ये दो एज इट इज. ऐसे नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. देखिए सिग्मा एफ ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर के एन, फिर वही सिग्मा आप इसमें लगा दें जी ऑफ आर के लिए, फिर वही सिग्मा ऑफ एच ऑफ आर के लिए लगा दें. ठीक है, लेकिन बाकी और के लिए कुछ भी नहीं करना, वो कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो बाहर निकल जाएंगे. इनका सिग्मा वगैरह नहीं लेना, और ना ही यहाँ पे 3 तरह के डिटर्मिनेंट बनेंगे जैसा कि डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में होता है, ये एज इट इज. तो चूंकि R1 के अंदर R का फंक्शन था, इसलिए मैंने सिग्मा वहीं पे यूज किया. यदि R2 में होता तो मैं R2 में लगाती, R3 में होता तो R3 में लगा लेती, और अगर कॉलम के अलोंग है तो कॉलम के अलोंग लगा लेते, बाकी में नहीं लगेगा. अब ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देखिए, रटे नहीं कि पहले आपने इसमें लगा दिया ये दो एज इट इज और आप इस सिग्मा ए सिग्मा बी, ऐसे नहीं करना है. क्योंकि जब दिस इंटू दिस करते हैं ना, आप समझिए दिस इंटू दिस जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो ये बनता है सिग्मा बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर. तो इसका और इसका अलग थोड़े ना हो रहा है,
ये तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के कितना बन जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा सिंपली सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर। तो इसका थोड़ी ना मैंने कुछ किया, तो इसको आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरह लर्न नहीं करें कि पहले R1 का डेरिवेटिव R2 R3 एज इट इज, इस तरह से। चूंकि एक ही रो या एक कॉलम के अलोंग ये लोग R का फंक्शन देते हैं, तो फिर एक ही डिटरमिनेंट गिवन है और सॉल्व करने के बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी एक ही डिटरमिनेंट है। समझे आप, नोट करने और फिर ये क्वेश्चन बनाए। कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ n इज ऑल्सो कांस्टेंट। वेरी कौन कर रहा है यहाँ पे, r वेरी कर रहा है। आपको क्या निकालना है, कैसे पता चलता है कि r वेरी कर रहा है, वो दिखा रहा है आपको, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सो आपको प्रूव करना है कि ये आएगा, तो सिग्मा ऑफ dr निकालें और डायरेक्टली निकालो, छोटी छोटी चीजों को दिमाग में सॉल्व क्या करो। सिग्मा r कितना होता है बोलिए, सिग्मा r किसके अलोंग हम लोग समेशन यूज करेंगे, अलोंग द फर्स्ट कॉलम। सिग्मा r कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अरे सिग्मा r ये आप लोग लिखते नहीं हो क्या, सिग्मा 1 कितना होता है बोलिए, व्हेन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n सिग्मा। जब आप 1 डालेंगे तो भी 1, 2 डालेंगे तो भी 1, 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स, 1, n टाइम्स, तो ये कितना हो गया n। अच्छा सिग्मा r कितना होता है व्हेन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना n तक, तो ये कितना बनता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ APN इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा r स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। याद ही नहीं है तुम लोगों को, सिग्मा r क्यूब कितना होता है बोलो, n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या होल स्क्वायर। 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 का सिग्मा लो आप, r का वैल्यू डालिए 1, तो 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 1, फिर डालो 3, फिर 5, फिर 7, द सम ऑफ द ऑड टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। 3r माइनस 2, देखो यहां करके बताती हूं मैं, सिग्मा 3r माइनस 2, इसका करिए तो 3 इंटू सिग्मा r, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, माइनस का 2 सिग्मा 1 यानी माइनस का 2n। यहां से कितना कॉमन ले लें आप बताओ, n/2 कॉमन ले लो, तो यहां बचा 3n प्लस 3, माइनस का कितना हो गया 4, सो n/2, यहां कितना बचा 3n माइनस 1, सो ये कितना बन गया 3n माइनस 1 इंटू n/2। इसका हम लेते ही नहीं, इसका भी हम लेते नहीं है, तो जब हम मैंने सिग्मा यूज किया, सबने क्या ऑब्जर्व किया, द एलिमेंट्स ऑफ द C1 इज आइडेंटिकल टू द एलिमेंट्स ऑफ C3, सो दिस सिग्मा ऑफ dr बिकम 0। क्लियर है, ऐसे ही आप ये बनाइए। जब 1 डिग्री में जनरल टर्म गिवन है, सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP एंड द जनरल टर्म गिवन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस डिनोट्स द GP। चलो पुरानी चीजें एकदम साफ हो गई है। सिग्मा dr, सिग्मा 2 रेज टू r माइनस 1, सिग्मा 2 इंटू 3 रेज टू r माइनस 1 और 4 इंटू सिग्मा 5 रेज टू r माइनस 1, बाकी एलिमेंट सेम। A11 यानी ये एलिमेंट सिग्मा 2 रेज टू r माइनस 1, इसको देखिए अलग से नोट कर लो, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, r कितना वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक। पुट r इक्वल टू 1, r माइनस 1 0, 2 के पास 0 1, so 1 plus 2 square up to 2 raised to n minus 1. The terms are given in GP. Use the formula of Sn. First term 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. नहीं लिखे ना 2 minus 1 को। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं A12 twice sigma 3 raised to r minus 1, ये बनता है 2, अंदर बनता है 1 plus 3 square up to 3 raised to n minus 1. फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स n, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2, कैंसिल आउट। तो इसका सिग्मा ये कितना बनेगा बोलो, ये कितना मिला मुझे 2 रेज टू n माइनस 1, ये कितना देगा मुझे 3 रेज टू n माइनस 1, एंड सिमिलरली ये कितना देगा मुझे 5 रेज टू n माइनस 1, एंड द r1 इज आइडेंटिकल टू द r3, सो दैट्स व्हाई द समेशन ऑफ dr बिकम 0। ऐसे बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक करवा दिया तो दूसरा अपने आप से बनना चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे तो नॉन स्टॉप अभी भी नोट किए जा रहे हैं।
फुल टाइम छापू प्रिंटिंग मशीन बना रखी, एकदम छापना छापना बिना दिमाग के छापते रहते हैं, फिर वहां एग्जाम में छापने को कुछ बचता ही नहीं, कि दिमाग तो आप लोग मेरा ले रहे हो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, UN n स्क्वायर n क्यूब 1 2n plus 1 3n स्क्वायर 5। ये कॉलम वाइज एकदम एलिमेंट्स टेढ़े मेढ़े न लिखें। तो आपको डिटरमाइन करना है सिग्मा UN व्हेन n वेरी कर रहा है 1 से लेकर के कैपिटल N तक। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए वेरी कौन कर रहा है? स्मॉल n एंड द कैपिटल N इज ए कांस्टेंट, सो अप्लाई अलोंग द C1। सिग्मा UN निकालें, n वेरी कर रहा है आपका स्मॉल n, कैपिटल N इज ए कांस्टेंट। सिग्मा n कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2, यूज कैपिटल लेटर। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सिग्मा n क्यूब n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिमेन सेम एज इट इज। कॉपी कर दो, जरा जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो। 5 यहाँ 2n प्लस 1 यहाँ 3n। इसमें से कुछ कॉमन वॉमन निकलता है कि कॉलम फर्स्ट में से n इंटू n प्लस 1/2 की जगह 2 ना 12 निकाल ले। एलसीएम है 4 6 और 2 का, तो ये बाय बाय नहीं रहेंगे अपॉन में, है ना। तो ये निकाल लें आप n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12, तो ऊपर बचेगा 6। ट्वाइस ऑफ ट्वाइस n प्लस 2n प्लस 1 3n n प्लस 1 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर 5 2n प्लस 1 एंड 3n। देखो इस C2 को, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। इस C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने से इधर और इधर 2 0 बनेंगे, तीसरे के अलोंग खोल देना, यानी R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देना। चलो किसको हो रहा है क्या? हाँ बहुत बड़े, इसको ऐड कर दो। यानी हम क्या करें, C3 में या C2 में किसी को भी ऐड कर दो, C3 प्लस C2, तो C3 में चेंज हो जाएगा एंड दिस इज आइडेंटिकल टू C1। सो कितना वैल्यू कर लो। और दूसरा तरीका क्या है, या तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो या फाई के रेस्पेक्ट में। यदि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स दिस गिवन डेल्टा डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। डी डेल्टा अपॉन डी फाई 0 आता है तो बी आंसर आ जाएगा, और दोनों में का 0 आता है, दोनों में 0 आता है तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है ना, ऐसे। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करें। अच्छा, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करते हुए। जैसे मुझे इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो रो वाइज करूं या कॉलम वाइज करूं? अरे छोड़ो, पहले अपन फाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। फाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इस R1 के अंदर सब जगह फाई है या नहीं? अरे भाई इसमें तो है, इसमें भी है फाई, उसमें नहीं है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब R1 का डेरिवेटिव किया तो R2 R3 एज इट इज एक डिटरमिनेंट। R2 का किया मैंने तो इसमें भी सब जगह फाई है, इसमें है उसमें नहीं है तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक रो का, एक कोई रो का सिर्फ एक एलिमेंट 0 तो डिटरमिनेंट तो 0 नहीं हो जाता ना, या तो सारा 0। अच्छा, अब फिर तीसरे को करेंगे R1 R2 R3, तो इट्स बेटर कि आप कॉलम वाइज कर लें। तो कॉलम वाइज करने पर तो ये थर्ड कॉलम में कहीं पे भी फाई नहीं है, तो ये पूरा 0 हो गया, एक डिटरमिनेंट 0 हो गया। देखो समझे आप,
कॉलम वाइज आप इसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है, ये थर्ड वाला कॉलम पूरा 0 हो गया, इसके तीनों एलिमेंट 0 होने से डिटरमिनेंट 0 हो गया। फिर आप इसको करें फाई के रेस्पेक्ट में, तो सुनो ये कांस्टेंट है, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना ऐसे 2 और f of x, तो 2 behaves like a constant comes out, कॉमन ले ले बाहर फेंक दें और ये हो जाएगा f डैश x, सिर्फ इसका करते हैं तो साइन थीटा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये बन गया cos फाई, साइन थीटा cos फाई, ये रहा, ये करो cos थीटा cos फाई, ये रहा, साइन थीटा cos फाई का होता है माइनस का साइन फाई, ये रहा, यानी ये इसके आइडेंटिकल हो गया तो दूसरा डिटरमिनेंट भी 0। अब आप C1 को डिफरेंशिएट करें, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, फाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा माइनस का साइन फाई, माइनस है ना, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, कॉस थीटा माइनस का साइन फाई, मैग्नीट्यूड सेम है नेगेटिव, और माइनस का साइन थीटा कॉस फाई, मैग्नीट्यूड सेम है, फिर नेगेटिव नेगेटिव बाहर निकाल लो, फिर ये इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्या पता लगाया कि डी डेल्टा अपॉन डी फाई तो 0 आता है, इसका मतलब बी आंसर तो है, दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में भी प्रूफ कर दूं कि 0 आता है तो ये भी हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस है तो ये भी कांस्टेंट, क्योंकि 2 वेरिएबल थीटा और फाई के अलावा और कोई है ही नहीं, आप समझे। लेकिन आप जब करते हैं ना इसको तो डी डेल्टा अपॉन डी थीटा क्या नहीं आता, इसलिए यही आंसर है। तो ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ थीटा, थीटा कर लो, इनके डंडों को इतना रखते, बस ये थीटा हो गया भैया। ये 3 ऑपरेशन पढ़ाए मैंने इसमें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अभी नहीं जानेंगे, वो वैसे ही बनता है भैया ना, और समेशन।